Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन में। तो लास्ट के इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन में हमने किस चीज़ की स्टडी करी थी, तो हमने करा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसके अलग अलग वेरिएशंस के बारे में मैंने आपसे बातें करा था। अब हम लोग इसी लेक्चर को मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ और भी बाकी कॉन्सेप्ट्स ग्रेविटेशन से रिलेटेड उनको समझाने जा रहा हूँ। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को भी मैं आपके लिए सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो लास्ट क्लास में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा था जो कि एनडीए 2016 में पूछा गया था, और इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन जो कि एनडीए 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखता हूँ क्या बोला जा रहा है। तो फर्स्ट क्या बोला गया, द प्लानट हैज़ मास m1 एंड द रेडियस r1। एक प्लानट है जिसकी मास m1 है और रेडियस r1 है, ठीक है, अच्छी बात है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ इट्स इज g। तो इसके सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका वैल्यू g1 है। देयर इज अनदर प्लानट 2 हुज मास एंड रेडियस बोथ आर 2 टाइम ऑफ दैट ऑफ फर्स्ट प्लानट। तो एक और प्लानट है जिसको हम लोग सेकेंड प्लानट बोलेंगे। इसका जो मास है ये 2 टाइम मास ऑफ फर्स्ट प्लानट है, और इसकी जो रेडियस है ये भी 2 टाइम रेडियस ऑफ फर्स्ट प्लानट है। और इसके सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा हमसे ये पूछा जा रहा है। तो इस सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी हमसे ये पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको मैं आपके लिए सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। दैट इज जी, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई रेडियस ऑफ प्लानट का स्क्वायर। अब मैं अगर फर्स्ट वाले के लिए बात करूँ, फर्स्ट वाले की बातें करूँ तो क्या होगा, जी कैपिटल एम 1 बाई रेडियस 1 का स्क्वायर। अगर मैं सेकंड प्लानट की बातें करूँ तो क्या होगा, जी m2 बाई रेडियस 2 का स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, इसको रिप्लेस करना है। अब मुझे क्या करना है, इस m2 को और r2 को रिप्लेस करना है m1 और m2 के रेस्पेक्ट में। तो जहाँ भी आपको m2 दिख रहा है वहाँ आपको 2m1 लगाना है, और जहाँ भी आपको r2 दिख रहा है वहाँ पर 2r1 लगाना है। तो मैं इसको चलिए सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, g2m2, इसको ऐसे लिखूँ मैं ज़रा सजा के, m2 इंटू 2 लिखता हूँ, ठीक है, तो हमें आसानी होगा चीज़ों को कैलकुलेट करने में। और इसको लिखता हूँ r2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 2 होने वाला है, सॉरी r1 का स्क्वायर, तो 2 होने वाला है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और इसने इसको कैंसिल कर दिया तो कितना बच गया 2। तो g2 हमारा हो जाएगा। अगर आप इसको देखो तो ये हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा पहले वाला g1 आ रहा था, तो g2 हमारा हो जाएगा g1/2। तो g2 हमने बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर लिया, दैट इज़ g1/2। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी मैच कर गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलिए अब आगे बढ़ता हूँ, आपको और भी कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया है जो कि 2023 में एनडीए एग्जाम में पूछा गया था। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है हमें वो ढूंढना है। चलिए देखता हूँ क्या बोला गया है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द अर्थ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ ऑन द मून इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू मून। मतलब मून पर जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ क्या बोला गया, देखिए, मान लीजिए ये अर्थ है, मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, और ये मून है। तो अब अर्थ क्या करेगा, मून को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो मून को अर्थ अगर अट्रैक्ट करेगा तो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा वो फोर्स को मैं मानता हूँ F1। और सेम एज मून भी क्या करेगा, अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो मून जब अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होगा तो वो मानता हूँ F2। चूँकि अर्थ का वॉल्यूम ज़्यादा है, रेडियस ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, तो इसके लिए अर्थ जो फोर्स लगाएगा मून पे वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मून जो फोर्स लगाएगा अर्थ पे उससे। तो यहाँ क्या बोला गया है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ ऑफ द अर्थ ऑन द मून, मतलब मून पे जो फोर्स लग रहा है, मतलब F2 के बारे में बात की जा रहा है यहाँ पर, वो ग्रेटर है देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ मून ऑन अर्थ, और मून के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ के द्वारा इससे। तो ये तो क्या बोला गया है, मून के ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशन ज़्यादा होगा, सही बात है। तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है मुझे बिल्कुल। सेकेंड, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मून ऑन द अर्थ, मून का फोर्स अर्थ के ऊपर इज ग्रेटर, नहीं ये कम होगा, क्योंकि इसके उल्टा, इसका बिल्कुल उल्टा स्टेटमेंट है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ ऑन द मून एंड द मून ऑफ द अर्थ इज इक्वल। इक्वल कभी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के वॉल्यूम्स, दोनों के रेडियस, मास डिफरेंट है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ ऑन द मून एंड द ऑफ द मून एंड द अर्थ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, ये भी गलत।
इक्वल नहीं होता है, क्योंकि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है वो ज़्यादा फोर्स लगाता है। तो इसी के साथ फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, मैं इसको अच्छे क्वेश्चन के कैटेगरी में रखूँगा, क्योंकि लैंग्वेज में ट्विस्टिंग थी और यहाँ से क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम किया जा सकता था और अच्छा इन्होंने करा भी है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करने होंगे, तभी आपके एग्जाम में ये एक बार में आपसे करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ और चीज़ों को और समझाता हूँ। अब हमारे पास आ चुका है स्केप वेलोसिटी। अब मैं आपको समझाऊंगा स्केप वेलोसिटी क्या होता है। तो स्केप वेलोसिटी क्या होता है, मान लीजिए कोई एक प्लानट है, ये अर्थ मान लीजिए आप, तो अर्थ का अपना एक एटमॉस्फेयर होता है जहाँ, या फिर एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है अर्थ का। मान लीजिए ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो इस फील्ड के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट अगर है तो वो फ्लोट नहीं करेगा, वो अर्थ की ओर खींचा चला आएगा। तो जहाँ तक के ऑब्जेक्ट को अर्थ पुल कर पाएगा उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अब आपने अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऊपर थ्रो किया तो ये एक दूरी जाने के बाद इसे नीचे आना होगा, क्योंकि ये अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है उसको ये पार नहीं कर पाता है। मान लीजिए सपोज आपने एक बार किसी एक पत्थर को, या साइंटिस्ट लोगों ने रॉकेट को इतनी स्पीड से उन्होंने उसको छोड़ा कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला गया, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला गया। तो जिस स्पीड से रॉकेट या कोई भी ऑब्जेक्ट को छोड़ने पे अगर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाए तो उस स्पीड को, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं स्केप वेलोसिटी। तो मान लीजिए कि आपने जिस स्पीड से फेंका उसके ऊपर भेजोगे तो भी वो चला जाएगा, कम भेजोगे तो घूम के चला आएगा। तो मतलब मिनिमम स्पीड जो रिक्वायर है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करने के लिए, उसको हम कहते हैं स्केप वेलोसिटी। इसको VE से डिनोट किया जाता है। इसको क्या बोल सकते हैं, मिनिमम वेलोसिटी require to escape the Earth's gravitational field। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं escape velocity। आपको डेफिनेशन नहीं चाहिए, आपको चाहिए होगा फॉर्मूला। तो वेलोसिटी कितनी होती है, देखिए VE का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2gm/r। ये एक डेरिवेशन से आता है, जो कि डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है कि VE इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। आप जानते हो कि यहाँ पर G है क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M क्या है, मास ऑफ द प्लानट, और R क्या है, रेडियस ऑफ द प्लानट। तो ये तीनों आपको पता है। तो अगर मैं बातें करूँ कि अर्थ का जो स्केप वेलोसिटी होता है, किस वेलोसिटी से आप फेंको किसी ऑब्जेक्ट को तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाएगा, वो होता है अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इस वेलोसिटी से अर्थ के सरफेस से फेंको तो वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर चला जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ और चीज़ों को समझाता हूँ। ब्लैक होल क्या है, अब आप समझिए। ब्लैक होल मान लीजिए एक प्लानट है, कोई भी प्लानट, ठीक है। अब लाइट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, द स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। अब अगर आप इस प्लानट पे लाइट को, किसी एक प्लानट पे, या फिर आप इस प्लानट से लाइट को छोड़ो, लाइट को अगर छोड़ो, या आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता कभी, ये समझिए पहले, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट तब दिखता है जबकि इस पे आकर के सनलाइट या कोई भी लाइट पड़े और वो आपकी तरफ रिफ्लेक्ट करे, मतलब उससे लाइट को बाहर आना होगा तभी आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक दिख रहा है, इसका मतलब क्या, वहाँ से कोई भी लाइट बाहर की ओर नहीं आ पा रहा है। तो ब्लैक होल के सरफेस से लाइट की जो स्पीड होती है 3 लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड अचीव करने के बाद भी ये इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं निकल पाता है। मतलब ब्लैक होल का जो स्केप वेलोसिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, इतना ज़्यादा हाई होता है कि वहाँ से लाइट भी स्केप नहीं कर पाता है, इसलिए वो ब्लैक दिखता है। अब हाई होने का रीज़न क्या है, आप ये समझिए। अब अगर आप फॉर्मूले पे ध्यान दो तो क्या था, वो फॉर्मूला था √2gm/r। देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ पर चीज़ों को देखो तो एम नहीं, जी तो कांस्टेंट है और 2 कांस्टेंट है। किसी भी एक, मतलब ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मगर किसी भी एक प्लानट का क्या वेरी करेगा, तो उसका मास वेरी करेगा और उसका रेडियस वेरी करेगा। तो अगर कोई प्लानट जिसका मास बहुत ज़्यादा हो, उस प्लानट का अगर मान लीजिए मास बहुत ही ज़्यादा और रेडियस बहुत ही कम, तो अगर मास ज़्यादा हो जाए और रेडियस कम हो जाए तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ये दोनों आपस में मिलके इस स्केप वेलोसिटी के वैल्यू को बढ़ा देंगे। जो ब्लैक होल होता है उसका मास बहुत ज़्यादा होता है, मैसिव प्लानट होता है ये, और उसकी रेडियस बहुत ही कम होती है। इसके वजह से जो ओवरऑल स्केप वेलोसिटी है उस पर फ़र्क पड़ता है और स्केप वेलोसिटी बढ़ जाती है। स्केप वेलोसिटी कितनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ से लाइट भी स्केप ना कर पाए, लाइट
का इतना ज़्यादा स्पीड होने के बावजूद भी वो एस्केप नहीं कर पाता है। क्योंकि नॉर्मली हम मानते हैं कि लाइट से ज़्यादा स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु ट्रेवल नहीं कर सकती है, तो हम मान कर चलेंगे कि चूंकि लाइट स्केप नहीं कर पा रहा है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इसकी तरफ जाए तो वह खींचा चला जाएगा, वहाँ से स्केप नहीं कर पाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ब्लैक होल का। चलिए आगे बढ़ता हूँ और चीज़ों को। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि स्केप वेलोसिटी से रिलेटेड है। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, मैं आपको समझाता हूँ। द स्केप स्पीड फ्रॉम ए अर्थ इज क्लोज टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ऑन अनदर प्लानट हुज रेडियस इज हाफ ऑफ द अर्थ रेडियस एंड द हुज मास एंड डेंसिटी हुज मास डेंसिटी इज 4 टाइम दैट ऑफ अर्थ, द स्केप स्पीड इन किलोमीटर पर सेकेंड उस प्लानट का क्या होगा। तो पहले मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ का मास m है मान लेता हूँ, और अर्थ का जो रेडियस है उसको r मान लेता हूँ, और अर्थ के सरफेस से इसके वेलोसिटी जो है उसको मान लेता हूँ 11 पॉइंट, जो कि दिया गया है 2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब एक दूसरा प्लानट है जिसका रेडियस क्या है, उस रेडियस इज हाफ, मतलब इसको छोटा बनाना होगा, छोटा बना लिया मैंने। चलिए तो इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है, मैं इसको मानता हूँ, इसका रेडियस है r डैश, जो कि r/2 है। ये r ऑफ अर्थ है, ये r ऑफ अर्थ है, ये मास ऑफ अर्थ है, ठीक है। और इसका जो मास डेंसिटी है, मास डेंसिटी वो क्या है, 4 टाइम है। तो देखिए इसमें आपको थोड़ा सा फॉर्मूला को ड्राइव करना होगा, ड्राइव करके चीज़ों को आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं पहले क्या करता हूँ, इसके वेलोसिटी का नॉर्मल फॉर्मूला लिखता हूँ, जो कि है √2gm/r। अब आप जानते हो कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर मास क्या होगा, मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैं इस मास को सब्स्टिट्यूट करता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से, तो वी क्या हो जाएगा हमारा √2g, और इसको मैं बोलूँगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बाई r। अब मैं इस वॉल्यूम को क्या जानता हूँ कि वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो मैं अगर इस वॉल्यूम को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ 4/3 पाई r क्यूब से, तो ये दिखने में कुछ ऐसा होगा 2g रो 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ पर ऑलरेडी एक r था जो कि इस r से मैंने इस r को कैंसिल कर दिया। तो अब फार्मूला हमारा क्या बना उसको देखते हैं। अब हमारा फार्मूला बना इसके वेलोसिटी का, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ ताकि हमें क्या हो, आसानी हो, जगह ज़्यादा मिले सॉल्व करने में। मैं इसको ज़रा यहाँ से हटा के यहाँ बना देता हूँ कि r डैश है r/2, और ये रो है, रो ऑफ अर्थ है, और ये रो डैश है 4 टाइम रो ऑफ अर्थ। तो इसको मैं r ही कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दोबारा फार्मूला को लिखता हूँ, जो कि फार्मूला हमारा क्या बन चुका है, वी का √2g रो 4/3 पाई r स्क्वायर, और नीचे कुछ भी नहीं बचा। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो मैं इसको अगर ठीक से समझाऊँ आपको, तो यहाँ पर आप ध्यान से, अगर आप यहाँ पर कुछ चीज़ों को कॉमन देखना चाहो तो 2 और g तो सभी में कॉमन रहेगा, और 4/3 पाई, तो मैं इसको आपको कॉमन बता सकता हूँ कि ये चीज़ें जो है वो कॉमन है सभी कुछ में, ये चीज़ें जो है कॉमन है सभी कुछ में। तो ये आप अर्थ का लो या किसी का भी लो, कॉमन है। वेरिएबल कौन है, रो और r स्क्वायर। तो वेरिएबल जो है वो रो और r स्क्वायर है, और इतना मिल करके क्या बन रहा है हमारा। अगर मैं इसको यहाँ पर अब चेंज करता हूँ, क्या चेंज करूँगा, मैं वी लिखता हूँ और 2g 4/3 पाई को एक साथ लिखता हूँ कॉमन चीज़ों को, और यहाँ पर मैं रो डैश लिखना था मुझे, उसकी जगह मैं रो ऑफ अर्थ लिखता हूँ। तो रो ऑफ अर्थ लिख दिया, और इसके साथ 4 लिखना होगा, इस 4 को कोने में लिखता हूँ ताकि आसानी हो सॉल्व करने में। और यहाँ पर रेडियस ऑफ डैश लिखना था, तो मैं रेडियस ऑफ अर्थ लिखता हूँ। तो रेडियस ऑफ मैंने अर्थ लिखा, उसका स्क्वायर लिखा, और जो 4 है उसको मैं नीचे लिखूंगा क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होगा तो 4। अब इस 4 से ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा बचेगा क्या, अल्टीमेटली जो अर्थ का इसके वेलोसिटी है, आप देखिए यहाँ पर वही सिर्फ बच रहा है, बाकी कुछ भी चीज़ें नहीं बच रही है। तो वी का वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, अर्थ के वेलोसिटी के इक्वल, या वी नहीं बोलकर मैं कोई भी एक नया प्लानट का बात करूँ, यहाँ पर मैं नया प्लानट का ही बात करता हूँ, यहाँ पर मैं नया प्लानट का ही बात करता हूँ। तो वी दो ऑफ न्यू प्लानट क्या हो जाएगा, अर्थ के वेलोसिटी के इक्वल ही हो जाएगा, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन, मैं इसको कहूँगा थोड़ा सा डेरिवेशन में इसको थोड़ा सा डेरिवेशन यूज़ करना पड़ा, वॉल्यूम वगैरह को रिप्लेस करना पड़ा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। वैसे ऐसे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन ND 2024 में फर्स्ट फेज में पूछा गया था, बहुत ही आसानी से इसका आंसर निकल के आ गया हमारा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ता हूँ और चीज़ों को समझाता हूँ। क्या बोला गया है, ब्लैक होल से क्वेश्चन पूछा गया। ब्लैक होल इज ए ह्यूज ब्लैक स्टार विच हैज़ ए जीरो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस। तो इसकी जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो जीरो होती है,
ये बात तो गलत है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो नहीं होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी तरफ खींचा चला आता है। स्टार विच हैज़ मॉडरेट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। स्टार विच हैज़ कोलैप्स इनटू इटसेल्फ हैज़ लार्ज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस। दूसरे को भी पढ़ता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। स्टार विच हैज़ कोलैप्स इनटू इटसेल्फ हैज़ जीरो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ये इसकी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा लार्ज होती है इसलिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया ऑप्शन सी। 2019 एनडीए में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ चुका है नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो क्या बोला गया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में समझते हैं। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इज अ एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी एट गिवन पोजीशन और स्टेट। मतलब अगर मान लीजिए दो बॉडी है, एक अर्थ के सरफेस से x मीटर पे है और एक अर्थ के सरफेस से y मीटर पे है, तो दोनों में अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होंगे और वो डिपेंड करेगा कि वो अर्थ के सरफेस से कितनी ऊंचाई पर है। ये यहाँ पर बोला जा रहा है। इफ़ द स्टेट और पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज चेंज ऑन अकाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अगर मान लीजिए आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को या इसी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा करके यहाँ लेके जाना चाहते हो, आप इसके स्टेट को और पोजीशन को चेंज करना चाहते हो, तो क्या होगा, देन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज जस्ट अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द बॉडी। मतलब कि आपने यहाँ से यहाँ ले जाने में मान लीजिए आपका चेंज आया 10 जूल का। मान लीजिए यहाँ पर किसी एक ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी था 20 जूल और यहाँ था किसी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल, यहाँ मान लीजिए 20 जूल। तो यहाँ से यहाँ आप लेके जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी में कितनी की कमी आई, तो पोटेंशियल एनर्जी जो कमी आई वो है 10 जूल की। तो ये 10 जूल की जो कमी है वो इक्वल होगा वर्क। मतलब आप जब इसको यहाँ से x से y लेके जा रहे थे तो आपको 10 जूल ही वर्क करना पड़ा, इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई वो भी 10 जूल के ही इक्विवेलेंट और इक्वल आया। बीइंग ए कंजर्वेटिव फोर्स दिस वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। मतलब आप इस ऑब्जेक्ट को सीधा लेके जाओ या फिर आप घूम के कहीं से भी आके लेके जाओ, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम ही होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सेम ही होगा, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसको बोला जा रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ थ्रू विच द बॉडी इज मूव। जिससे कि बॉडी को मूव कराया गया, उस पाथ पे ये डिपेंड नहीं करेगा। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक छोटा सा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का और ग्रेविटेशन पोटेंशियल का एक फॉर्मूला बता देता हूँ, जहाँ से क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं। मुझे अभी तक प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चंस नहीं मिले, तो फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको दो फॉर्मूलेस बता देता हूँ। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का अगर मैं फॉर्मूला बोलूँ तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसको हम v से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर छोटा सा लिख देता हूँ, आपको क्लियर होनी चाहिए। कैपिटल G कैपिटल M बाई किस हाइट पे वो ऑब्जेक्ट है अर्थ से। मान लीजिए अर्थ है तो ये अर्थ का रेडियस कैपिटल R और यहाँ पर है तो ये h, और ये पूरा को मिला करके स्मॉल r बोला जा रहा है, जो कि कैपिटल R प्लस h के इक्वल होगा। और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की बातें करें तो मैंने आपको वर्क पावर एनर्जी में इसको पढ़ा रखा है। यहाँ भी मैं आपको बताता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ग्रेविटेशन के फॉर्म में माइनस कैपिटल M स्मॉल m बाई R। ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चूँकि इस फॉर्मूले से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, मगर फ्यूचर में पूछा जा सकता है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके लिए भी तैयार रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन को, और आप ये सभी PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप हमसे ऑनलाइन में जुड़ने के लिए हमारे मोबाइल ऐप विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और आप अगर हमसे ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमारे टीम से संपर्क करके हमसे ऑफलाइन में जुड़ जाइए और अपने तैयारी में 4 चांद लगा करके इस बार साइंस में फुल स्कोर करके आइए। तो चलिए अब एक नया कॉन्सेप्ट आपको सिखा देता हूँ, जिसे कहते हैं कैपलर्स लॉ। इससे भी बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मगर ये सिलेबस का पार्ट है तो हमें इसे पढ़ना जरूरी भी है। तो कैपलर्स लॉ में मेनली हम लोग 3 लॉ को पढ़ते हैं। एक को बोला जाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा है लॉ ऑफ एरिया, और तीसरा है हमारा लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड का मतलब टाइम पीरियड। चलिए एक एक करके मैं आपको चीज़ों को समझाता हूँ और आप देखते चलिए। कैपलर्स लॉ ऑफ ए प्लानिटरी मोशन डिस्क्राइब द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। तो ये क्या बताता है हमें, ऑर्बिट बताता है किसका, प्लैनेट का, किसी भी प्लैनेट का, किसके अराउंड, तो सन के अराउंड। चलिए इसको मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। यहाँ क्या बोला गया है, ऑल द प्लैनेट मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। तो सन के अराउंड हर एक प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते हैं, ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते, बल्कि वो सन के अराउंड इस तरह से एक इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। यहाँ पर ये बोला जा रहा है। चलिए फिर क्या बोला जा रहा है कि विद द सन एज एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इक्लिप्स। तो अब जब भी एक इक्लिप्स बनाओ, ये इसको एक इक्लिप्स मानो जो कि हैवी, तो आप देखोगे यहाँ पर एक फोकस है, इसको फोकाई बोलते हैं, यहाँ पर एक फोकाई है, तो इसको एस बोला गया है, इसको एस डैश बोला गया है,
ठीक है। हेयर एस एंड एस डस आर द फोकाई ऑफ द इक्लिप्स ऑफ द सन। तो एस और एस डस क्या है, फोकाई ऑफ द इक्लिप्स है। अच्छा पी जो है, पी ये पॉइंट पी इज़ द क्लोजेस्ट पॉइंट फ्रॉम द एस, नहीं एस से दूर है ये, तो मैं इसको एस डस कर लेता हूँ। इज़ द क्लोजेस्ट पॉइंट फ्रॉम एस, ठीक है, सॉरी क्लोजेस्ट ही है, बिल्कुल क्लोजेस्ट ही है, तो एस से ये क्लोजेस्ट पॉइंट है, तो इसको बोलेंगे पेरी हेलियन। मतलब जो पॉइंट फोकाई से करीब रहेगा उसको हम लोग पेरी हेलियन बोला जाता है। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, उसमें से एक स्टेटमेंट ये दे देंगे और 3 स्टेटमेंट कुछ और दे देंगे, उसमें से आपको सही का चयन करना होगा। तो जो भी पॉइंट फोकाई से करीब होंगे उसको क्या बोला जाएगा, पेरी हेलियन। और जैसे कि ए एक पॉइंट है जो कि फोकाई से काफ़ी दूर है, एस से काफ़ी दूर है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एपी हेलियन, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। द फार्देस्ट पॉइंट फ्रॉम द एस इज कॉल्ड एपी हेलियन। तो जो पॉइंट करीब उसको क्या बोलेंगे, पेरी हेलियन, जो पॉइंट दूर उसे क्या कहेंगे, एपी हेलियन। इस एक्सिस को, जो इस लाइन में इसको एक इक्लिप्स पाथ को डिवाइड कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। तो आप यहाँ देख पाओगे 2a को क्या बोला जा रहा है, सेमी मेजर एक्सिस। और ये लाइन जो कि थोड़ा छोटा है इसको बोलेंगे माइनर एक्सिस या सेमी माइनर एक्सिस भी बोला जाता है, 2b से इसको डिनोट किया गया है, आप यहाँ पर देख पाओगे। तो ये था हमारा लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट में हमने क्या समझा, यहाँ पर हमने कई बातों को समझा। पहली बात कि सन या तो इस पॉइंट पे रहेगा या तो इस पॉइंट पे रहेगा। कंसिडर करते हैं कि सन इस पॉइंट पे है, तो हमने क्या कंसिडर किया कि सन इस पॉइंट पे है। पेन का कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, ज़्यादा क्लियरिटी होगी आपको। पेन का सन इस पॉइंट पे है, तो सन अगर इस पॉइंट पे है तो अर्थ इस तरह से कहीं ना कहीं इसके अराउंड चक्कर मार रहा होगा। और मान लीजिए जब अर्थ इस पॉइंट पे है तो हम बोलेंगे कि अर्थ कहाँ है, पेरी हेलियन पॉइंट पे है। और अर्थ जब इस पॉइंट पे है तो क्या बोलेंगे, एपी हेलियन पॉइंट पे है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें जानना था, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकंड लॉ पे चलते हैं, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया का क्या कहना है, आप पहले लॉ ऑफ एरिया को समझिए। यहाँ पर मैथमेटिकल चीज़ें आपके काम का नहीं, आप बस यहाँ पर जो थियोरेटिकल बातें उनको समझिए क्या बोला गया है। द लाइन दैट जॉइन द प्लानेट ऑफ द सन विच स्पेस इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब क्या कि मान लीजिए अगर अर्थ यहाँ पे है और ये सन है, अर्थ को यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ से यहाँ जाते टाइम अर्थ को अगर लगा मान लेता हूँ 10 सेकेंड फॉर एग्जांपल, ऐसा होता नहीं है आपके कन्वीनियंट के लिए, तो इस पॉइंट में भी यहाँ से यहाँ जाने में अर्थ को जो टाइम लगेगा वो भी 10 सेकेंड ही लगेगा। मतलब ये एरिया, ये लेंथ भले ही छोटा हो, मतलब पेरी हेलियन पे अर्थ की स्पीड या प्लैनेट की स्पीड कम हो जाती है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरी हेलियन और एपी हेलियन कहाँ पे प्लैनेट की स्पीड ज़्यादा होगी, तो पेरी हेलियन पे प्लैनेट की स्पीड ज़्यादा हो, कम होगी, एपी हेलियन पे ज़्यादा, क्योंकि एपी हेलियन पे उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना होता है सेम टाइम में, इसलिए। और एरिया अगर आप इससे एक इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाओ तो इसके बीच का जो एरिया आएगा वो एरिया मान लेता हूँ 10 मीटर स्क्वायर आया। तो आप यहाँ पर अगर इस एरिया को देखो तो यहाँ भी ये 10 मीटर स्क्वायर ही आएगा। इसका मतलब कि सेम टाइम में जो लेंथ कवर करेगा और जो एरिया ये बनाएगा ये सेम ही होगा, चाहे आप पेरी हेलियन पे हो या फिर एपी हेलियन पे हो। तो केपलर्स लॉ ऑब्जर्व दैट प्लैनेट डू नॉट मूव अराउंड द सन विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब कि प्लैनेट की स्पीड थ्रू आउट दी जर्नी यूनिफॉर्म नहीं होती है, वो कहीं पर ज़्यादा होती है तो कहीं पर कम हो जाती है। मूव फास्टर व्हेन दे आर नियर टू द सन, जब वो सन के करीब होता है तो वो तेज दौड़ता है, और वो तो यहाँ पर जो है स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्पीड इज़ मोर हेयर एंड स्पीड इज़ लेस हेयर। आपको ये बातें याद रखनी है। और जब ये सन से दूर होता है तो ये स्लो भागता है, धीरे धीरे भागता है। इसको केपलर्स के सेकेंड लॉ में एक्सप्लेन किया गया, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ एरिया। और लॉ ऑफ एरिया का मतलब कि ये एरिया और ये एरिया सेम होगा, ये एरिया और ये एरिया सेम होगा। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला के डेरिवेशन आया है, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। और लास्ट लॉ जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड या टाइम पीरियड, वो क्या है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज द प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इक्लिप्स रेडियस। मतलब कि अगर एक प्लैनेट में यहाँ पर सन है, एक पाथ में यहाँ पर सन है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रेडियस बनेगा, जो कि हम रेडियस को निकालेंगे अलग अलग फॉर्मूले से। मान लीजिए रेडियस आर है, ये रेडियस एक्चुअल है नहीं, इसको निकाला जाता है, ये आर है, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा, इसके सर्कुलेशन का जो टाइम पीरियड होगा, वो टाइम पीरियड का स्क्वायर डिपेंड करेगा रेडियस के क्यूब पे। टाइम पीरियड का स्क्वायर किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस के क्यूब पे। इफ़ द आर ऑफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस देन द, ये लॉ क्या बनता है, ऐसा बनता है। और आर स्क्वायर बाई आर, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले आप समझिए कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, प्रोपोर्शनल को हटा के आर क्यूब, तो यहाँ क्या करता हूँ, प्रोपोर्शनल को हटा के यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट लगाता हूँ सी लगाता हूँ, और ये हो गया क्या, आर क्यूब। अब मैं आर क्यूब को अगर नीचे ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई आर क्यूब इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि टी स्क्वायर बाई आर क्यूब का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका है, जो कि मैं यहाँ पर ठीक कर देता हूँ।
ये टी स्क्वायर होगा। तो प्रिंटिंग मिस्टेक को मैं जरा ठीक कर दूँ, ये होगा टी स्क्वायर। तो कैप्लर्स लॉ मैंने आपको समझा दिया। थोड़ा और बता दूँ कैप्लर्स लॉ में क्या बोला गया है। कैप्लर्स लॉ वेयर द बेस्ड ऑन द रेगुलर ऑब्जर्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट को ऑब्जर्व करके ये हमें मिला है। तो इसी के साथ हमने ग्रेविटेशन चैप्टर को अच्छे से 2 लेक्चर में ख़त्म किया। मैं अगर चाहता तो इसको 1 लेक्चर में ख़त्म कर पाता, मगर काफ़ी बड़ा हो जाता वीडियो और आपको हो सकता है कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कतें आती। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ऑफ कोर्स कुछ क्वेश्चन तो मैंने भी आपको करवा दिए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने अगर अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो अभी डाउनलोड कीजिए विवास वन एजुकेशनल फाउंडेशन का मोबाइल ऐप, जो कि जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.